अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो जो ख़ास तौर पर बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया गया और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सब ने ये बात की है। तो इसलिए इस बात की कुछ ना कुछ अहमियत तो बहरहाल बनती नज़र आ रही है। दूसरा, पीटीआई सोशल मीडिया पर एक बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई है जो कि इस वक्त जारी है। तकरीबन पिछले 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं कि ये लड़ाई जारी है। लेकिन वो तो खैर आपस में लड़ ही लिया करते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि जो इसमें एक नया एंगल निकल रहा है वो क्या है। क्या वाकई कोई जानशीनी का मसला आ पड़ा है इमरान खान साहब की, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर आज आपसे कुछ ये भी शेयर करेंगे कि जो एक बहुत गुफ्तगू हुआ करती है कि जी 2018 में आरटीएस बैठ गया और बड़ी पीटीआई की जो नशस्तें थीं वो बढ़ा दी गई, नून को नुकसान हुआ और नून को इलेक्शन हरवाया गया। तो ये सब बातें, तो इसमें कितनी सदाकत है, इसका कुछ एक एविडेंस जो है वो हमारे हाथ लगा है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, आज जो एक बहुत अहम खबर सर्कुलेट कर रही है और ये ख़बर जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान ने अपने व्लॉग में भी दी। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने इस खबर से मुतालिक उनसे सवाल भी किया, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन भी किया कि उनका मकसद क्या था, इस खबर में क्या बात थी। और फिर उसके बाद अब डॉक्टर शहबाज गिल ने और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने, इन दोनों ने भी इस खबर से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। और ये खबर है बेसिकली कि मरी प्लान जो है उसके अंदर इमरान खान साहब की एलिमिनेशन वगैरह की बातें हुई हैं, फ़िज़िकली एलिमिनेट करने के हवाले से भी खुदा न खास्ता कुछ गुफ्तगू हुई है। अब जो इमरान रियाज़ की खबर थी उसके मुताबिक तो बज़ाहिर ये समझ में आ रहा था कि शायद नून का ये मुतालबा है कि जनाब इमरान रियाज़ को किसी तरह इमरान खान को किसी तरह फ़ारिग किया जाए इस पूरी सियासत से, तो फिर जो है आगे मामला कंटिन्यू हो सकता है। जबकि जो आप कह लें कि शहबाज गिल की खबर है और जो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा भी जिसको सेकंड करते नज़र आ रहे हैं, वो खबर उस खबर से थोड़ी सी इस लिहाज से डिफरेंट है। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच चुकी है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है, लेकिन उसका इल्ज़ाम जो है वो नून लीग पर डालना है। जिसके बाद नून लीग जो है वो थोड़ी सी घबराहट का शिकार हुई है और उसका ये सोचना है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसका मलबा इनके ऊपर डालकर सिर्फ यही नहीं कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी बल्कि खुदा न खास्ता मुल्क को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि इस कदर बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए और इसी वजह से नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठी हैं कि इमरान खान से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि उन्हें कत्ल किया जाए, बल्कि हम किसी तरह उन्हें कोशिश करते हैं कि बाहर भिजवा दिया जाए, किसी ऐसी ऑप्शन पे जाया जाए कि जहाँ पर वो पाकिस्तान की सियासत से फ़िलहाल माइनस भी हो जाएं और इस तरह का कोई बड़ा बोलचाल भी ना आए। तो वो ये चाहते हैं, नून लीग ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं कि उनको बाहर भेजने के लिए कोई सबब बन सके। तो अब ये दो खबरें जो हैं इनमें मुख्तलिफ बात है, क्योंकि जो इमरान भाई की खबर है उससे मुझे जो समझ में आता है कि वो ये था कि नून की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को बाकायदा एलिमिनेट ही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो खबर है ये थोड़ी सी इस लिहाज से डिफरेंट है। आगे शहबाज गिल और मुईद पीरज़ादा साहब का तज्ज़िया और तबसरा ये है कि ये बातें तो ज़रूर वो करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है उन्हें रोके हुए, वो बुनियादी तौर पर दो रुकावटें हैं। और एक रुकावट तो उसमें यह है कि जी जो केपी हुकूमत है और जो केपी में इमरान खान साहब की ख़ास तौर पर पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से, वैसे तो पूरे मुल्क में ही है लेकिन केपी के हवाले से इसलिए ज़्यादा ख़तरा महसूस करती है रियासत क्योंकि वहाँ पर एक तो नौजवान बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन है, फिर वो लोग ज़रा और मिजाज के हैं, लड़ना झगड़ना या कोई चीज़ भी एक फ़ाइट से वो घबराने वाले लोग नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे एक अलग किस्म का, चूँकि तालिबान के साथ लड़ लड़ के ये वो, और फिर वैसे भी वहाँ पे जो एक आप कह लें कि वो कहते हैं ना असलहा भी हर घर में ही ऑलमोस्ट मौजूद हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ को कोई इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता कि कोई ऑड बात है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से वहाँ का यानी मिजाज एक मुख्तलिफ है। जो ओवरऑल इसकी बात है वो ये कि मिजाज मुख्तलिफ है और इस वजह से वो ये समझते हैं कि वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई अनारकी की सिचुएशन बन गई और इमरान खान को अगर इस तरह सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए कोई कोशिश हुई तो वहाँ पर जो हालात हैं वो शायद काबू ना किए जा सके और कंट्रोल से बाहर हो जाएं। तो एक तो ये एक बहुत शदीद ख़दशा है कि खुदा न खास्ता केपी ही पूरा सूबा ही हाथ से ना निकल जाए, जस्ट लाइक 1971 में हमने बंगाल को हाथ से जाते देखा।
और दूसरी जो एक वजह है वो ये कि इस सारे मामले को फिर संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो उनका ये मानना है कि कोई लीडर, कोई अल्टरनेट क़यादत ऐसी मौजूद नहीं है जो अगर हालात बिगड़ें तो उस मौके पर सामने आए और वो संभाल ले सिचुएशन को, सब लोगों को अपने साथ इंटैक्ट कर ले और कहे कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुल्क अभी यहीं पर है, मैं भी यहीं पे हूँ, हम सब यहीं पे हैं, हम नज़रिए को लेकर आगे चलेंगे, आप मेरे साथ जुड़ जाएं। तो इमरान खान के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए और जो गम और गुस्से का उबाल आएगा उसको ठंडा कर सके। अच्छा, अब इस तज्ज़िये से इस बात से तो कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की जान बहुत कीमती है और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये ख़दशात अपनी जगह बहुत बड़े ख़दशात हैं और ज़ाहिर है ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी पॉपुलर रहनुमा की ज़िंदगी की गारंटी बन जाती हैं। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुमकिन है कि जब ये आप सोचते हैं कि जी पॉपुलर रहनुमा को हटाना है तो आपको इस बात का कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसके बाद जो रिएक्शन होगा उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन जो ये बात है कि क्या इमरान खान साहब के बाद कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो इमरान खान की जगह ले सकता है या एक अल्टरनेट क़यादत बन सकता है, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बल्कि इवन इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे, मुतहरिक थे, तो उस वक्त तो फिर भी बहुत से लोग थे जो बड़ी कदावर शख्सियात थीं और जिसके ऊपर लोग बहुत एतमाद करते थे इमरान खान के अलावा भी। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि वो बिल्कुल एक ऐसी पीक पर आ चुके हैं कि उनके आसपास भी कोई उस तरह की कद का कोई शख्स नज़र नहीं आता। और दूसरी बात ये कि पार्टी में ऑलरेडी इतनी डिविजन्स और इतनी ग्रुपिंग है कि किसी एक शख्स के ऊपर सबका रजामंद होना या इकट्ठे होना, ये सब चीज़ें भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है क्योंकि इमरान खान साहब जब बाहर थे, मुतहरिक भी थे, बहुत से लोग मुराद सईद साहब को बहुत आइडियलाइज़ किया करते थे, बल्कि बहुत से लोग तो कहते थे कि वो जानशीं होंगे इमरान खान साहब के और आगे चल के शायद पार्टी की कमान भी संभालें वगैरह। लेकिन अब बहुत अरसे से मैं देख रही हूँ कि अब तो मुराद सईद के ऊपर भी तनकीद हो रही होती है और लोग कह रहे होते हैं कि जी मुराद सईद ने भी वो लीडरशिप का किरदार अदा नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस तरह के हालात में वगैरह वगैरह। तो वो भी उस तरह, अब आप कहें अगर कि जी सब लोगों की एक गैर यानी मुतनाज़ किस्म की चॉइस होंगे तो ऐसा नहीं है। तो फिर उसके अलावा कौन हो सकता है? उसके अलावा पार्टी में तो कम अज़ कम कोई नहीं हो सकता। हाँ, फैमिली की अगर बात की जाए तो अलीमा खान साहिबा के ऊपर बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके अंदर ना सिर्फ ये कि सियासत करने की सलाहियत मौजूद है, बल्कि उनके ऊपर पार्टी के बहुत से कारकुनों का और लीडर्स का एतमाद भी है। तो इमरान खान साहब के अच्छा, इसके ऊपर जो है अब बड़ी दिलचस्प बात है, जो अलीमा खान साहिबा का ऊपर एतमाद है या उनसे जो मोहब्बत है वो किस वजह से है? वो खाली अलीमा खान की अपनी शख्सियत या जद्दोजहद की वजह से नहीं, वो इमरान खान की शख्सियत और जद्दोजहद की वजह से ही, उनके साथ अटैचमेंट की वजह से, उनका फैमिली मेम्बर होने की वजह से, और चूँकि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं इसलिए उनसे लोगों को मोहब्बत भी है। कारकुन उसमें इमरान खान की झलक देखते हैं या उनके हवाले से ये सोचते हैं कि वो एक काबिल एतमाद शख्स हैं उनकी फ़ैमिली में, जो कि इमरान खान की सही तौर पर बात पहुँचाती हैं। तो अगर इमरान खान के होते हुए वो उनको एतमाद करते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में ये सोच रहा हो कि अगर इमरान खान ना रहें और फिर अलीमा खान साहिबा पार्टी संभाल लेंगी या कोई वो पूरी जो पीटीआई है उसको लीड करने लगेंगी और सब उसके ऊपर ओके भी कर लेंगे, तो मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ये कोई इस तरह की बंदा खड़ा, खुद अलीमा खान भी उसके ऊपर खड़ी नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो तो खुद अपने लिए तो सियासत नहीं कर रही, वो तो अपने हवाले से तो नहीं कोई भी मूवमेंट चला रही, वो तो बात ही इमरान खान के लिए कर रही हैं। बल्कि वो तो कहती हैं कि उनकी तो सियासत में जो थोड़ी बहुत वो एक पैगाम रसानी भी कर रही हैं तो उसका मकसद ही सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक है। उसके बाद जो मुल्क की सियासत है, जो मुल्क के मामलात हैं, उसके हवाले से तो वो ये चाहती हैं कि इमरान खान ही लीड करेंगे। लेकिन जो इमरान खान की रिहाई का मामला है उसके ऊपर जब तक वो नहीं होता तो उस वक्त तक वो एक पैगाम रसा के तौर पर काम ज़रूर कर रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये शायद उनको खुद ही काबिल कबूल नहीं होगा कि वो ये समझें कि जी इमरान खान अगर नहीं रहे तो उनके मिशन को मैंने आगे लेके चलना है या इस तरह की कोई चीज़, तो मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात है। दूसरा, इमरान खान खुद भी अपनी पार्टी के हवाले से बहुत कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि ये एक मौरूसी जमात नहीं है और वो ये समझते हैं कि उनकी फैमिली में से कोई भी
इस पार्टी के अंदर बहुत से ओहदों पर ना हो, हुकूमत अगर पार्टी की हो तो उसके ओहदों पर ना हो। और इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त सबसे मुश्किल टाइम पीटीआई देख रही है तारीख़ का अपनी, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने ऐसे मौके पे भी अपनी फैमिली के किसी बंदे को, अब ये देखिए इमरान खान भी तो ये कर सकते थे ना कि हलीमा खान साहिबा को चेयरपर्सन बना देते पार्टी की, कायम मकाम ही सही लेकिन बना देते या कुछ इस तरह, लेकिन वो इवन थोड़े टाइम के लिए भी अपनी पार्टी को किसी तरह भी कोई मौरूसियत का ठप्पा नहीं लगने देना चाहते। इस वजह से वो इवन हलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो या कोई भी उनकी फैमिली का और मेंबर हो, वो एक थोड़े टाइम के लिए भी इवन कि जब तक वो जेल में है उसके लिए भी वो उसको लीड करने के लिए उसकी कमान पार्टी की जो है वो अपने फैमिली मेंबर के हाथ में नहीं देना चाहते। तो इतनी ज़्यादा जहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी हो वहाँ पर अगर कोई ये समझ रहा हो कि जी अगर इमरान खान नहीं होंगे तो उनकी फैमिली में से कोई मामलात को संभाल लेगा, तो ये वो चीज़ नहीं है जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मामले में सोची गई कि चलो जी मोहतरमा नहीं रही तो आसिफ जरदारी आ गए और उन्होंने सियासत शुरू कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि खुद फैमिली में से भी इसके लिए कोई तैयार होगा और ना ही इमरान खान को इस तरह की चीज़ को। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये होना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए। इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं और वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। उनके ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों की ना सिर्फ ये कि उम्मीद है, एतमाद है, बल्कि वो उनकी मोहब्बत है। अगर वो बाहर निकलते हैं, वो अब सियासत करते हैं, वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं नहीं, ये सब बातें एक अलग बात होगी। अगर वो आगे चलकर कितना जी पाते हैं, पाकिस्तान की वाकई तकदीर बदल पाते हैं या नहीं, या वो भी आगे चल के बहुत सी मसलियतों का शिकार होते हैं, वो सब एक नॉर्मल रूटीन की बातें होंगी जो बाद में होंगी। लेकिन अभी इस वक्त अगर आप देखा जाए तो वो एक ऐसे अब मीनार पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर उनकी ज़ात सिर्फ उनकी ज़ात नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान की सालमियत और बका भी जुड़ी हुई है। ये बात कह लेने दीजिए मुझे कि अगर खुदा न खास्ता उनकी ज़ात को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप से शायद वाक़तन ये मामलात इस तरह से संभाले नहीं जाएंगे। बेशक लोगों ने इस जाली हुकूमत को या उस तरह जिस तरह ये मुल्क चलाया जा रहा है इस चीज़ को फ़िलहाल एक चाहते ना चाहते भी कबूल किया हुआ है और एक गुजारा सा चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको ये तो पता है कि इमरान खान जिंदा है, वो मुज़ामत कर रहा है, वो डटा हुआ है, वो जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप उनसे ये उम्मीद भी उनकी छीन लेते हैं तो फिर वो लावा फट ज़रूर सकता है जो अभी तक कहीं दबा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी का होना भी इस बात की एक बका है कि अभी तक लोग संभले हुए हैं, सिमटे हुए हैं, या वो समझते हैं कि जी किसी वक्त हालात पलटेंगे और इमरान खान बाहर आएगा और वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ये आखिरी उम्मीद या आखिरी कोई जो उनका हौसला है वो भी उनसे छीनने के दर पे हैं, तो फिर उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही खौफनाक सोच है, अगर किसी के भी जहन में है तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना और घटिया सोच हो नहीं सकती, और ये पाकिस्तान से मुल्क दुश्मनी पर मबनी एक सोच होगी। अब वो किसी की भी हो, चाहे वो किसी सियासी मुखालिफ की हो या गैर सियासी मुखालिफ की हो, लेकिन अगर ये कोई सोच कहीं पे भी पनप रही है तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक सोच हो नहीं सकती। बाकी मेरा नहीं ख्याल है कि नून लीग जो है वो इस तरह का कोई धब्बा जो है वो लेके आगे सियासत भी कर सकेगी, या उसको लगता है कि वो आगे इस मुल्क में रह भी सकेंगे। सियासत करना तो दूर की बात है। तो ये अब उनके लिए भी टाइम टू डिसाइड है कि उन्होंने क्या करना है, और बहुत से लोग इसको इस बात से जोड़ रहे हैं कि एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं। मैं नहीं समझती एक्सटेंशन में कोई रुकावट होगी, वो तो ये सर के बल देंगे, जितनी कहा जाएगा उतनी देंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस मामले के ऊपर मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका शायद इख्तलाफ रहेगा और इत्तेफाक नहीं हो पाएगा अगर किसी में थोड़ी बहुत भी समझ है। बहरहाल अल्लाह ताला इमरान खान साहब की ज़िंदगी करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हम उनके लिए दुआ गो हैं। और अगर कोई साजिशें कहीं पनप रही हैं तो अल्लाह ताला साजिशें करने वालों को गरीके, अब क्या कहा जाए कि अल्लाह उन्हीं को गर्क करे कि जो साजिशें करते हैं मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ और बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़। बहरहाल एक सोशल मीडिया पे बड़ी लड़ाई चल रही है और उसमें भी कुछ कमोबेश ऐसी ही गुफ्तगू जो है वो चल रही थी कि जी ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत से लोग, बात तो वैसे शुरू हुई थी आपस में कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात से कि जी वो किसी ने किसी की सपोर्ट क्यों कर दी, लेकिन एक बात तो तय है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक बहुत ज़्यादा महाज उनके ख़िलाफ़ है और बहुत से कारकुन जो हैं अब उनके ऊपर एतमाद नहीं करते, ये बात फोर्स हो रहा है। और जो लोग भी उनकी सपोर्ट करते हैं या उनको डिफेंड
डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फिर उसी नरगे में आते हैं और लोगों के गम और गुस्से का शिकार होते हैं। तो इस वक्त भी सनम जावेद साहिबा की एक लड़ाई चल रही है ओवरसीज़ के बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं उनसे, और वो लोग अली अमीन गंडापुर साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। अगर सनम उनकी हिमायत करती हैं या डिफेंड करती हैं तो फिर वो आपसी कुछ ज़ाती इख्तलाफात पर बात चली जाती है। कुछ ये भी मिजाज है इस पार्टी का कि इन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, और जब कुछ नहीं मिलता तो ये फिर आपस में भी काफ़ी उलझते रहते हैं। तो एक तो वजह ये भी है कि कल से कोई ख़ास हैपनिंग नहीं हुई, तो इस वजह से ये लोग आपस में ही लगे हुए हैं। लेकिन इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट थी वो फिर वही बात थी जिसके ऊपर ये बात की जा रही है कि ये जानशीनी नामंजूर। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे कहीं एक ग्रुप ये सोच रहा है कि जनाब कहीं अलीमा खान साहिबा पार्टी की क़यादत तो नहीं हाथ में लेने के लिए तैयारी कर रही, और इस वजह से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब को हिट किया जाता है या उन पे तनकीद होती है, तो उसकी वजह ये है कि जो दूसरा ग्रुप है वो कहीं अलीमा खान साहिबा को सपोर्ट करके उन्हें मजबूत कर रहा है और उनको शायद कोई जानशीनी दी जा रही है। हालांकि इसका जवाब वैसे मैं पहले वाले हिस्से में काफ़ी तफसील से दे चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जानशीनी वाला मामला जो है वो किसी तरह भी आगे बढ़ सकता है, या इसके अंदर कोई अगर कोई समझता है कि जी ये इस तरह से मामला हो सकता है, ये मेरा ख्याल है ख़ुद अलीमा खान के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो लिहाजा इस बात को अब देखते हैं कि कहाँ पे ये जाके ख़त्म होती है। लेकिन वैसे ये लड़ाइयाँ इनकी चलती रहती हैं, नथिंग सीरियस। फिर बाद में ये लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं, कुछ पर्सनल सेटल करने लगते हैं स्कोर। लेकिन देखा जाए तो सनम जावेद साहिबा ने ख़ुद बहुत तकलीफ़ उठाई हैं, बड़ी दलेर खातून हैं और बड़ी खुल के पाकिस्तान में रहते हुए ललकार रही हैं। बेचारी को सज़ा भी हो गई है, इसकी वजह से ज़ाहिर है सामने फ्रंट फुट पर नहीं आ पा रही हैं, अदरवाइज़ तो वरना वो हर एहतजाज वगैरह में भी मौजूद होती थी। तो ये इसलिए कि वो कोई गंडापुर पे तनकीद नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो उनकी फरामोश कर दी जाए तमाम कुर्बानियाँ। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर कोई बाहर बैठा या अंदर बैठा कोई शख्स गंडापुर के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है या वो गद्दार है इसलिए गंडापुर पे सवाल उठा रहा है। पार्टी एक जमहूरी पार्टी होती है, उसमें किसी के भी रोल को पूछा जा सकता है कि वो ये किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा जो उसको असाइन किया गया है। तो ये सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि कोई गद्दार है और इस तरह। लेकिन बस वो फिर आपको पता है जब स्कोर सेटल करने होते हैं तो ये सारी चीज़ें समझदारी की बातें किसी को कम समझ में आती हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि बहुत बात की जाती है कि 2018 में जी RTS बिठा दिया गया था और बड़ी चोरी करके सीटें नून लीग की को PTI को दे दी गई और उन्हें ज़बरदस्ती को जिताया गया था। इस तरह की कोई बातें आपको बड़े नून लीग के हामी सहाफ़ी करते नज़र आते हैं। लेकिन हमारे एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन की ये बीट भी करते हैं, और जिस रात सिकंदर सुल्तान राजा साहब चुपके से 8 फरवरी की रात निकल के गए थे, तो सबसे पहले मैंने इनका ट्वीट देखा था कि इन्होंने उसकी एक वीडियो भी जारी की कि वो किस तरह गाड़ी में निकल के रवाना हुए हैं कहीं नामालूम मकाम पर सख्त परेशानी के आलम में। तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट पलटे और सब कुछ हुआ, वो आपको पता है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो बहरहाल फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने आज बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स जो हैं वो शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा ये बताता है कि 2018 में जो इलेक्शन धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें हैं वो 299 मजमूई तौर पर रिसीव हुई थी। यानी कि 299 हलकों में जो इंतखाबात हैं उनको चैलेंज किया गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको मालूम है किसकी जो थी शिकायतें थी। हालांकि वैसे टीवी पे सबसे ज़्यादा शिकायत आपको कौन करता नज़र आता है? नून लीग के जी RTS बैठ गया, हमारे बड़े हल्के छीन के PTI को दे दिए। लेकिन असल में जो दरख्वास्तें जिसके ऊपर फैसले होने थे कि जी आप की धांधली हुई है या नहीं हुई, तो उन दरख्वास्तों में सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो नून लीग की नहीं थी, वो PTI की थी। PTI ने 2018 के भी 76 दरख्वास्तें मुख्तलिफ़ हलकों में दायर की थी, जिनमें 23 हलके थे कौमी असम्बली के और 53 हलके थे मुख्तलिफ़ सूबाई असम्बलियों के। जबकि नून की जो टोटल दरख्वास्तें वो सिर्फ 43 थी, जिनमें से 15 दरख्वास्तें जो थीं वो कौमी असम्बली के इंतखाबात की थी। यानी नून ये समझती थी 2018 में कि कोई 15 की सीटें इनकी जो हैं वो गड़बड़ करके PTI को दी गई हैं। अगर मैं इसको नटशेल में बयान करूं तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये खुद नून का अपना डेटा है कि उन्होंने सिर्फ 15 कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं उनके नताइज को चैलेंज किया था, और सिर्फ 15 दरख्वास्तें जो थी कौमी असम्बली की जो धांधली के हवाले से उन्होंने दी थी। इसके बरक्स बहुत से लोग आजकल ना बड़ा वो करते हैं जी, गधा घोड़ा एक साथ खड़ा कर दो, कह दो हाँ जी 2018 में भी हुई थी, 2024 में भी धांधली हुई थी जी, एक ही बात है जी, एक बात नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम शुरू से ये बात कह रहे हैं। जहाँ मैंने आपको ये बताया कि उसमें भी इवन PTI की ज़्यादा थी,
दरख्वास्तें। वहीं 2024 को अगर आप देखें तो पीटीआई ने 206 दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हैं। यानी पीटीआई को 2024 में ये लगता है कि 206 हलकों पर उनके साथ धांधली हुई है, जिनमें से 86 हलके कौमी असम्बली के हैं। अब आपको मैं याद दिला दूं कि पीटीआई ये क्लेम करती थी कि कोई 180 के करीब नशस्तें उन्होंने जीती हैं कौमी असम्बली की, और 92 नशस्तें तो उस वक्त उनके हाथ में ही थी जब उन्होंने रिज़ल्ट जो इनिशियल आए थे। अब तो कुछ मज़ीद कम ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उस वक्त कोई 92-95 के करीब तो उसी वक्त थी। और उसके अलावा मज़ीद उन्होंने 86 हलके ऐसे थे जिनको चैलेंज किया था। तो मतलब अगर वो ये क्लेम कर रहे थे कि 180 उन्होंने जीती हैं, तो उसी के बराबर उन्होंने जो नशस्तें हैं उनको चैलेंज किया था। और जबकि सूबाई असम्बली की 120 के करीब नशस्तें उन्होंने चैलेंज की, जबकि नून लीग ने 2024 में भी सिर्फ 48 दरख्वास्तें दी, जिनमें से कौमी असम्बली की सिर्फ 15 दरख्वास्तें उन्होंने दी थी धांधली की। तो ये फैक्ट्स आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि नून लीग टीवी पे आके जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे कि जी 2018 में बड़ी धांधली हुई। अगर 2018 में इतनी बड़ी धांधली हुई थी तो आप भी कोई 150 देते दरख्वास्तें, तो पता चलता कि हाँ जी इस हल्के में धांधली हुई। मैं आपको बताऊं, मैं कई दफ़ा प्रोग्राम्स में गई तो मैंने 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में भी बैठे हुए जो भी नून का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो उससे सवाल किया कि आप मुझे कोई 5 हल्के बता दें, 2018 के कोई 5 हल्के बता दें कि जहाँ पर आप ये कह सकें कि जी रिज़ल्ट ये था कि नून जीत रही थी और पीटीआई को बाद में जिता दिया गया। कोई 5 बता दें। नहीं बता सके वो लोग, नहीं बता सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी आम राह चलते आदमी से भी पूछ लें कि भाई 2024 के कोई 20 हल्के बता दो जहाँ पे पीटीआई जीत रही थी और पीएमएलएन को बाद में जिताया गया या किसी और पार्टी को जिताया गया, तो वो आपको खड़े खड़े हल्कों के बता देगा कि जी नवाज शरीफ भी हारा हुआ है, ख्वाजा आसिफ भी हारा हुआ है, एमक्यूएम तो कराची सारा हारी हुई थी, वो सारी 20 नशस्तें जो थी वो पीटीआई की थी। इधर सारे जो इधर बेल्ट है आपकी सेंट्रल पंजाब की, वो सारी 20 हल्के तो लाहौर के ये लोग हारे हुए हैं। मतलब आपको टिप्स पे लोग बता देंगे, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो फैक्ट होता है, वो आप प्रोपेगेंडे से नहीं तोड़ उसका निकाल सकते। तो ये शोर बड़ा मचाया जाता है कि जी आरटीएस बैठा था इस वजह से जो पीटीआई थी उस वक्त जीत गई थी। हकीकत क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप उस वक्त के जितने भी सर्वेज हैं वो उठा के देख लें, और आप कोई ज़रूरी नहीं प्रो पीटीआई सहाफ़ियों के उठा के देख लें, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के उठा के देख लें, आप हबीब अकरम साहब के सर्वे बहुत ज़बरदस्त हुआ करते हैं, आप उनके सर्वेज उस वक्त के उठा के देख लें। उन्होंने आपको पता है जितनी नशस्तें बताई थी कि पीटीआई जीतेगी, ऑलमोस्ट 2-4 के फ़र्क से ऑलमोस्ट उतनी ही नशस्तें पीटीआई जीती। तो वो तो वही रिजल्ट्स आए जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन आरटीएस के बिठाने को ये शो कराया गया कि जी इस तरह की कोई वारदात डालकर पीएमएलएन को हरवाया गया है, और एक ये उन्हें बयानिया दे दिया गया कि जनाब ये तो सिलेक्टेड हैं और इनको जितवाया गया ये वो। हालांकि हकीकत ये है कि उस वक्त भी इन्होंने सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली 15 जो दरख्वास्तें हैं वो नून लीग ने कौमी असम्बली की हलकों में दी थी धांधली की, और जबकि पीटीआई ने 80 से ज़ायद जो हैं 86 दरख्वास्तें इस दफ़ा दी हैं। तो ये हक़ाइक़ है। अब ये अलग बात है कि ये ट्राइब्यूनल्स की जो दरख्वास्तें हैं वो इस वक्त बिल्कुल बेअसर हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने मर्ज़ी के जज लगा के, रिटायर्ड जज लगा के उनसे फ़ैसले लेने हैं और या फिर उनको लटका के रखना है। तो वो तो सबको पता है कि इनका नतीजा क्या निकलना है। लेकिन मैं बताना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि प्रोपेगेंडे में और हक़ाइक़ में फ़र्क जान कर जियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।